बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया हुआ है और हमारे करिकुलम में ये दो एसएलओज हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, फंक्शन और सोर्सेज हमने अभी डिस्कस करने हैं। दूसरा एसएलओ हमें कहता है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, यानी हम उनकी तीन टाइप्स को पढ़ें। इनमें से मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और वहां हमने इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। आज हम पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें टर्मिनोलॉजी से आइडिया हो जाता है, सेक्राइड का वर्ड शुगर्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जब आपके पास दो शुगर्स, दो मोनोसेक्राइड मिले थे, हमने उसे डाइसेक्राइड कहा था। आज हम पॉलीसेक्राइड पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसमें आप देखोगे कई मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जो हैं ये मिलते हैं। जब बहुत से मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, अब जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है आप इसे पॉलीसेक्राइड कहते हो। ठीक, अब ये देखो, ये एक बहुत इनके अंदर इंटरेस्टिंग फीचर है। जितना कार्बोहाइड्रेट सिंपल होता है उतना हम देखते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होता है। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है, कंप्लेक्स होता जाता है, उसके अंदर मौजूद मोनोसेक्राइड्स की तादाद बढ़ती जाती है। हम देखते हैं इनमें स्वीटनेस कम होती जाती है, हत्ता कि पॉलीसेक्राइड के अंदर आप देखते हो ये स्वीट बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये एक आप कंपैरिजन के तौर पे याद रखो। और दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से आप देखते हो ये पानी के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होते, जबकि मोनोसेक्राइड सॉल्युबल होते हैं। चूंकि ये बहुत से मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बने होते हैं, इसका मतलब ये है आप इनकी ब्रेक डाउन कर सकते हो। अगर आप इन्हें हाइड्रोलाइज करोगे तो ये टूट के दोबारा वही मोनोसेक्राइड्स बना देंगे जिन मोनोसेक्राइड से ये खुद बने होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है उसके अंदर उसकी लेंथ पे और डिग्री ऑफ ब्रांचिंग पे। ये बात अभी आपको आगे समझ आएगी, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग से क्या मुराद है। आसान अल्फाज में पॉलीसेक्राइड के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पॉलीसेक्राइड कितना बड़ा है, और दूसरा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि पॉलीसेक्राइड्स के अंदर ब्रांचिंग कितनी है। जरूरी नहीं है कि जो मोनोसेक्राइड्स अरेंज हो रहे हैं पॉलीमर बनाने के लिए, पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए, वो सभी स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज हो। अभी आप देखेंगे इनमें ब्रांचिंग भी आती है, तो वो ब्रांचिंग कम है ज्यादा है, इससे भी पॉलीसेक्राइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरी करती हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो इनके कई पर्पस हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम एनर्जी को स्टोर करना है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स का एक इंपॉर्टेंट काम एनर्जी स्टोरेज है। जब भी सेल को एनर्जी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सेल प्रेफर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, लेकिन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स। सेल एनर्जी के लिए मोनोसेक्राइड्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन एक एक मोनोसेक्राइड को स्टोर करना मुश्किल काम है। इसलिए सेल फिर क्या करता है, उन मोनोसेक्राइड्स को मिला के पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब जब पॉलीसेक्राइड बनता है तो एक किस्म से पॉलीसेक्राइड बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बना है। तो आप कहते हो कि पॉलीसेक्राइड जो है ये मोनोसेक्राइड्स को स्टोर कर रहे हैं, और मोनोसेक्राइड्स चूंकि एनर्जी के लिए यूज होते हैं इसलिए हम कह देते हैं कि पॉलीसेक्राइड एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी, पॉलीसेक्राइड की ब्रेकडाउन होगी, मोनोसेक्राइड आएगा, फिर उस मोनोसेक्राइड को सेल यूज करेगा एनर्जी बनाने के लिए। इसलिए हम कह देते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स चूंकि मोनोसेक्राइड्स को स्टोर कर रहे हैं इसलिए वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो ये इनका सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो ये करते हैं वो स्ट्रक्चरल रोल है। आपके पास प्लांट्स और एनिमल सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें प्लांट्स की सेल वॉल, उसके अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज आपके पास एक पॉलीसेक्राइड है। तो वहां पे सेलुलोज पॉलीसेक्राइड प्लांट को सेल वॉल बना के दे रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चरल रोल भी आ गया। क्लियर है। ये देखें, हमारे पास तीन बहुत कॉमन पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनका यहां हम जिक्र करेंगे।
स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज अभी आपको बता के आया हूं। अब जरा इनका स्ट्रक्चर देखो, आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टार्च जो है ये हमारे पास दो फॉर्म में, देख रहे हो, ये मैं आपको थ्योरी में नहीं बताऊंगा, ये चीज हम ग्रेड 11 में पढ़ते हैं, लेकिन आप डायग्राम से आइडिया लगा सकते हो कि जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट वो है जब हम देखते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज होते हैं, देख रहे हो, इसके अंदर हर छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर है ये एक मोनोसेक्राइड है। तो जब मोनोसेक्राइड स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज होते हैं इस तरह की स्टार्च को बच्चों हम एमाइलोज कहते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एमाइलोज क्या है, ये स्टार्च का वो कंपोनेंट है जिसमें मोनोसेक्राइड स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज है। और अगर हमारे पास मोनोसेक्राइड्स ब्रांचिंग फॉर्म में हो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ब्रांच भी बना रहे हो, अब आप इस स्टार्च को एमाइलोपेक्टिन कहते हो। तो देखो अभी जो हमने बिल्कुल पीछे बात की कि पॉलीसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक किस चीज पे डिपेंड कर रही है, उसकी लेंथ और उसकी डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, कि पॉलीसेक्राइड में ब्रांचिंग कितनी हो रही है। तो हमारे पास स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग आ गई है, स्टार्च बिना ब्रांच के भी है, ब्रांच के साथ भी है, दोनों फॉर्म में। अगर ब्रांच के बगैर है, स्ट्रेट चेन में है, हम इसे एमाइलोज कह रहे हैं, और अगर उसमें ब्रांचिंग है तो हम इसे एमाइलोपेक्टिन कह रहे हैं। अब साथ ही जो स्ट्रक्चर पड़ा है इसके साथ कंपैरिजन करो, डायग्राम को जूम करें, आप बस डायग्राम को कंपेयर करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। साथ वाला स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का। क्या आप लोग क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इनमें से कहां ब्रांचिंग ज्यादा है? मुझे बस फिंगर पॉइंट्स कर दो, 1 फॉर एमाइलोपेक्टिन, 2 फॉर ग्लाइकोजन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्लाइकोजन जो है इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में आपके लिए कर दूं कि हम एमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग बढ़ा दें तो वो एक तरह का स्टार्च ग्लाइकोजन है। ऐसे ही है कि ग्लाइकोजन में मोनोसेक्राइड्स जब आपस में अरेंज होते हैं तो इनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ब्रांचिंग आपके पास यहां भी है, एमाइलोपेक्टिन में भी है, लेकिन यहां ब्रांचिंग कम है। ब्रांचिंग कम है तो आपने कहा एमाइलोपेक्टिन, ब्रांचिंग ज्यादा है तो आपने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया ग्लाइकोजन। और जरा साथ वाला स्ट्रक्चर देखो, सेलुलोज, किसी किस्म की ब्रांचिंग नजर आ रही है? नहीं, सेलुलोज में किसी किस्म की ब्रांचिंग नहीं है, बल्कि आप देखते हो इसके अंदर ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ये मोनोसेक्राइड्स बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन के अंदर आके अरेंज होते हैं। अब ये जो इनकी स्ट्रेट चेन है ना, इनमें से हर एक पॉलीसेक्राइड है, जो मैं टिक कर रहा हूं इसको ध्यान दो, ये भी पॉलीसेक्राइड है, ये भी पॉलीसेक्राइड है। अब जब डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स आपस में आके एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाते हैं ना, इनके दरमियान कनेक्शन डेवलप हो जाता है ताकि ये फाइबर्स की शक्ल में एक नेटवर्क बना दे। आप बच्चों इसको सेलुलोज कहते हो। तो सेलुलोज के अंदर मोनोसेक्राइड्स स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज होते हैं। ये जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स के पॉलीसेक्राइड बन रहे हैं, ये फाइबर्स जब स्ट्रेट चेन में आके एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो आप इनको सेलुलोज फाइबर कहते हो। इनमें से हर एक लाइन, मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर एक जो स्ट्रेट लाइन है ये सेलुलोज है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज है। तो बुनियादी फर्क आपको यहीं पे आ जाता है। एक जगह स्टार्च है, स्टार्च स्ट्रेट चेन में भी है, ब्रांच फॉर्म में भी है। दूसरी तरफ आप देखते हो ग्लाइकोजन है, वो सिर्फ ब्रांच्ड फॉर्म में है, और तीसरी जगह सेलुलोज है, वो सिर्फ स्ट्रेट फॉर्म में होती है। इनमें जरा स्ट्रक्चरली भी फर्क होता है, लेकिन ये चीजें हमने ग्रेड 11 में पढ़नी है कि इनके अंदर स्ट्रक्चरली क्या फर्क आ रहा होता है। स्टार्च सिंपली क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो ग्लूकोज का बना हुआ है। तो देखो हमने मोनोसेक्राइड को आइडेंटिफाई कर दिया, इतना तो हमें पता है कि हमारे जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं ये मोनोसेक्राइड्स के बने हुए हैं। अब जो चीज आप यहां आइडेंटिफाई कर रहे हो वो ये है
कि स्टार्च के अंदर जो मोनोसेक्राइड है इट इज ग्लूकोज। यानी ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का, इसके अंदर ये हर यूनिट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। सिंपली एक ही तरह का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो बार बार रिपीट होके स्टार्च बना रहा है। और स्टार्च क्या है हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर जब उसने एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं। इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करो। देखो सेल ने एनर्जी लेनी है ग्लूकोज से, और मैंने आपको इस प्रोसेस का नाम कई दफा बताया हुआ है। कौन मुझे याद करवाएगा कि सेल के अंदर ये जो प्रोसेस होता है जिस दौरान ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है, हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं, एक और नाम भी है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों ये चीजें लिंक करना सीखो, आपके कंसेप्ट्स इसी तरह बिल्ड होते हैं। जब आप एक टॉपिक को दूसरे के साथ लिंक करते हो, एक कंसेप्ट को दूसरे के साथ लिंक करते हो, तो हमारे पास सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी हासिल करने के लिए। इस रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में फिर आगे एक मजीद रिएक्शन होता है जहां ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, उसे आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हो। तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस दोनों याद होने चाहिए। अब सेल को जितने ग्लूकोज की जरूरत है सेल ने वो ग्लूकोज यूज किए और अपने लिए एनर्जी बना ली। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसका क्या करे सेल? जाया कर दे। जाया करने का मतलब है नुकसान कर रहा है सेल अपना। सेल ये समझदारी दिखाता है कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाती है ना, सेल कहता है अगर आने वाले वक्त में मुझे किसी वक्त में अगर ग्लूकोज ना मिली, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आप एक दिन 2 दिन खाना नहीं खा रहे और सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो सेल इसके लिए खुद को तैयार करता है। कैसे तैयार करता है कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, सेल इन ग्लूकोज यूनिट्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगर तो ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल क्या करेगा? इन ग्लूकोज यूनिट्स को आपस में जोड़ के स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा। तो एक तरह से प्लांट सेल ने अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्टार्च के अंदर ग्लूकोज स्टोर हो गई है। और ग्लूकोज चूंकि एनर्जी सोर्स है, इसलिए ये देखो मैंने यहां लफ्ज यूज किए हैं कि स्टार्च प्लांट के अंदर प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। यानी जब स्टार्च अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर कर रही होती है तो वो असल में एनर्जी स्टोर कर रही होती है। ये देखो, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, जितनी ग्लूकोज चाहिए होती है वो यूज कर ली जाती है। बाकी की एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर ली जाती है ताकि कल को अगर जरूरत पड़े तो स्टार्च से ग्लूकोज रिलीज करके उससे एनर्जी बनाई जा सके। ठीक है, सिमुलेशन है, मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूं, कॉम्प्लिकेटेड है, आपने बस उसको अंडरस्टैंड करना है कि यहां पे ये जो स्टार्च है इसकी आपस में कॉइलिंग हुई हुई है। कहेंगे आप इसको स्ट्रेट चेन इसलिए क्योंकि यहां ब्रांचिंग नहीं है। आपको यहां से ऐसे नहीं नजर आएगा कि कोई ऊपर वाला स्टार्च का मॉलिक्यूल नीचे वाले स्टार्च के मॉलिक्यूल के साथ लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप कहते हो यहां ब्रांचिंग नहीं है। हां, लेकिन वो स्टार्च के मॉलिक्यूल आपस में कॉइल हुए हुए हैं। अब यहां पे जो चीज मैं आपको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूं, आप बस ये देखो कि आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास अगर इस तरह का कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है तो आप उसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, हमने बस ये सीखना है कि हम किस तरह से 2 ग्लूकोज यूनिट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें बस ये पता हो। यहां से हम, जहां से चेन स्टार्ट हो रही है, हम यहां फोकस करते हैं। अब अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, एक हमारे पास ग्लूकोज यूनिट है ये, और दूसरा ग्लूकोज यूनिट है ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स हैं जिनमें आप देख रहे हो रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, 3D है तो आपको रिंग उस तरह से नजर नहीं आ रहा बनता हुआ।
ये जो अब दो रिंग्स हैं ग्लूकोज के, अगर आप नोटिस करो तो ये वो ऑक्सीजन है जो इन दोनों रिंग्स को आपस में जोड़ रही है। और आपने इस बॉन्ड को, जहां पे ग्लूकोज के दो यूनिट्स या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दो यूनिट्स आपस में लिंक होते हैं इस ऑक्सीजन एटम की मदद से, हम इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो आपको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिमुलेशन सिर्फ आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरह से ग्लूकोज को, मोनोसेक्राइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कहीं से भी स्ट्रक्चर उठा लो, इसको जूम करो और जूम करके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे यहां देखो, मुझे एक और नजर आ गया, ये देखो, एक ग्लूकोज यूनिट, दूसरा ग्लूकोज यूनिट, और दरमियान में वो ऑक्सीजन एटम है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, पीपीटी पे वापस आते हैं। अगला हमारे पास पॉलीसेक्राइड है ग्लाइकोजन। अब आपने ना फर्क समझते जाना है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, बुनियादी फर्क कहां आ रहा है। स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन कहां स्टोर होता है? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स जब भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, लेकिन आप जैसे ही प्लांट से बाहर आते हो और आप ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करते हो, अब इंसान और जानवर जो है ना, इनके पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये उसे स्टार्च की शक्ल में स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि ये उसे ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बनी है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनी है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि स्टार्च प्लांट स्टोर कर रहे हैं और ग्लाइकोजन एनिमल्स या ह्यूमन स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा फर्क मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग कम है, बना ये भी ग्लूकोज से ही है। ग्लाइकोजन ये भी ग्लूकोज से बना है, लेकिन ग्लाइकोजन में जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपस में जुड़ता है तो यहां आप देखते हो ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये चीज हम देखते हैं हमें एनिमल्स में मिलती है। कहता है स्टार्च की तरह, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। जैसे स्टार्च ग्लूकोज की बनी होती है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज की बनी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो फिर फर्क कहां आता है? फर्क यहां आता है कि ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड। देखो वही बात होगी जो हमने पीछे की कि पॉलीसेक्राइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डिपेंड करेगा उसकी लेंथ और डिग्री ऑफ ब्रांचिंग पे, कि उसमें ब्रांचेस कितनी हैं। तो ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचेस ज्यादा होने की वजह से ये स्टार्च से ज्यादा कंप्लेक्स होता है। और कहता है एनिमल्स ने जब भी एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और एनर्जी जब भी स्टोर करनी हो उसे ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया जाता है। लेकिन लास्ट में जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि क्या पूरी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर की जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि हमारा लिवर और हमारे मसल सेल्स, ये वो दो प्राइम साइट्स होती हैं, मेजर साइट्स होती हैं, जहां हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज या एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि हमारी बॉडी में लिवर और हमारे मसल्स, इनमें ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, ताकि जब बॉडी को जरूरत पड़े तो यहां से ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो, ग्लूकोज रिलीज हो और उस ग्लूकोज से एनर्जी को हासिल किया जाए। अब आपके इंटरेस्ट के लिए जो लिवर और मसल है ना, मसल देखो, मसल हर वक्त कंट्रैक्शन करता है। ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आपके मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब चूंकि मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए समझ में भी आता है कि मसल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया जाता है, ताकि मसल को जब भी एनर्जी की जरूरत हो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लेके उस एनर्जी की डिमांड को पूरा किया जाए। लिवर जो है वो मसल्स की तरह कंट्रैक्शन तो नहीं करता, लिवर के अपने काम है, वहां भी ग्लूकोज चाहिए, लेकिन इतनी ग्लूकोज नहीं चाहिए जितनी मसल को चाहिए। जबकि आप देखते हो पूरी बॉडी में लिवर और मसल दोनों
ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन की शक्ल में। जो बुनियादी फर्क मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूं, वो आपने अपनी से अंडरस्टैंड कर लेना है, बजाय ग्रेड 11 में जाके पढ़ो। मसल जो है ना, ये समझ लो बड़ा लालची होता है। मसल के पास जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज और एनर्जी स्टोर होते हैं, आपकी बॉडी के किसी और स्ट्रक्चर को अगर एनर्जी की जरूरत हो ना, ध्यान से सुनने, अगर बॉडी के किसी और स्ट्रक्चर को, ब्रेन को, लिवर को, या आपकी किडनीज को, लंग्स को, किसी भी स्ट्रक्चर को एनर्जी चाहिए, मसल अपनी ग्लाइकोजन नहीं देता। मसल कहता है ये सिर्फ मेरे इस्तेमाल में। ब्रेन डेड हो रहा है, डेड हो, किडनीज फेल हो रही है, हो, मसल को किसी से कोई गर्ज नहीं। वो बस कहते हैं चूंकि मुझे खुद बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए मेरे पास जो ग्लाइकोजन है वो सिर्फ मेरे लिए, बाकी बॉडी के साथ जो भी हो रहा है मुझे उससे गर्ज नहीं है। तो बाकी बॉडी की फिर एनर्जी डिमांड कैसे पूरी की जाती है? उसके लिए फिर बॉडी क्या करती है? लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। तो जब भी मसल्स के अलावा बॉडी को कहीं भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो लिवर वाली ग्लाइकोजन जो है, इसकी ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज आती है, और वो ग्लूकोज फिर बॉडी के उस स्ट्रक्चर को जाती है, और वो स्ट्रक्चर उससे एनर्जी हासिल करता है। तो बुनियादी फर्क, मसल अपने लिए स्टोर करता है, लिवर पूरी बॉडी के लिए करता है। ठीक है। लास्ट पे थर्ड जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, वो है सेलुलोज। क्लास में बच्चे भी होते हैं ना, दो तरह के लाइक बच्चे होते हैं। एक जो कहते हैं मैंने किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं दिखाना, मेहनत मैंने की है, नंबर मेरे ही आने चाहिए, दूसरे के क्यों आ रहे हैं। एक बेचारा वो होता है जो कहते हैं चलो मेरा फायदा हो रहा है, मुझे चीज समझ आ रही है, मैं बाकियों को भी बता देता हूं। तो लिवर और मसल बॉडी के साथ यही काम करते हैं। मसल मीन हो जाते हैं कि सिर्फ अपने आप को देखना है, लिवर कहता है सारी बॉडी को देखना है। थर्ड हमारे पास वेरी इंटरेस्टिंग, सेलुलोज। अगेन देखो क्या है, ग्लूकोज का ही बना हुआ है। हम स्टार्च पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजन पढ़ रहे हैं, या सेलुलोज पढ़ रहे हैं, तीनों चीजें एक ही स्ट्रक्चर से बन रही हैं, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन आप तीनों को एक नाम नहीं देते, आप स्टार्च को अलग करते हो, ग्लाइकोजन को अलग करते हो, और सेलुलोज को अलग करते हो। और वजह आपने यहां डायग्राम में देख ली है कि चाहे तीनों स्ट्रक्चर ग्लूकोज के हैं, लेकिन आपके पास ग्लूकोज की अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है। जब ग्लूकोज की अरेंजमेंट में फर्क आ रहा है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी डिफरेंट बन रहा है। ठीक है। यहां पे कहता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्योंकि ये भी ग्लूकोज के बने हुए हैं, लेकिन सेलुलोज इसलिए मुख्तलिफ होती है कि यहां पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होती है, उसका फर्क होता है। ग्लाइकोजन और स्टार्च में हमने देखा था कि जब बॉन्ड्स अरेंज हो रहे होते हैं तो उनमें ब्रांचिंग आ जाती है, जबकि सेलुलोज में हम देखते हैं यहां पे ग्लूकोज के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो उसकी अरेंजमेंट स्ट्रेट चेन ही रहती है, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं लाई जाती। तो महज बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होने की वजह से तीनों स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बने होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं रहते। ठीक है। कहते हैं ये जो सेलुलोज के अंदर जरा डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग आती है, इसी वजह से हम देखते हैं कि सेलुलोज स्ट्रॉन्ग होती है और ये फाइबर्स बनाती है। अभी हमने पीछे देखा कि सेलुलोज ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अरेंज होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। और यही वजह है कि सेलुलोज अपनी इस फीचर की वजह से प्लांट के अंदर सेल वॉल बनाती है। और हमने पढ़ा है कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। वो रिजिड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज के स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो प्लांट्स की सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये देखो, बेसिकली आपको प्लांट्स की सेल वॉल में मिलती है और वहां क्या कर रही होती है, प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। ठीक है। और इस वजह से हम देखते हैं कि प्लांट्स जो है उनकी शेप मेंटेन रहती है। अगर थोड़ा सा आपको याद हो, जब हमने पिछले चैप्टर के अंदर प्लांट और एनिमल सेल्स की बात की थी, तो आपने सिमुलेशन के अंदर प्लांट सेल इस तरह का देखा था, जबकि एनिमल सेल आपके पास इस तरह का था। ये जो प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर शेप थी, ये मेंटेन ही इसलिए थी क्योंकि इसके बाहर एक रिजिड सेल वॉल है। चूंकि रिजिड होती है, इसलिए हम देखते हैं कि जो बाहर से प्रेशर आ रहा होता है ना, पानी का प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, तो ये रिजिड सेल वॉल
प्लांट की प्रोटेक्शन भी करती है। देखो हम मूव करते हैं, हम बेंड कर जाते हैं, प्लांट ना मूव करता है ना बेंड करता है। वो बेंड करेगा इसका मतलब है वो ब्रेक करेगा, तो उसको जो तेज हवा का प्रेशर आ रहा होता है उससे बचने में भी सेलुलोज मदद करती है। कैसे? कि सेलुलोज सेल वॉल बनाती है और वो सेल वॉल प्लांट को शेप भी दे रही है और बाहर के प्रेशर से बचा भी रही होती है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो आपस में स्पेशल बॉन्डिंग के थ्रू अरेंज होते हैं और मिलके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो फाइनली इन्हें स्ट्रेंथ देता है। सिमुलेशन है हमारे पास, एक नजर सिमुलेशन में भी देख लेते हैं कि ये फाइबर स्ट्रक्चर हमें 3D डायग्राम में कैसा नजर आता है, रियल लाइफ में ये किस तरह का होता है। ठीक है, लाइव ब्राउजिंग होती है चूंकि हमारे इस ऐप की, तो कुछ सेकंड्स सम टाइम ये लेता है ब्राउज होने में। इसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते, आपके साथ लाइव ही चलाना पड़ता है। चंद सेकंड वेट करो। सेलुलोज को भी हम रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करते हैं। लास्ट में हमारे पास सिर्फ उसके फंक्शन और सोर्सेज रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दफा कल वो पढ़ के आओ, स्लाइड के एंड पे या आपकी बुक के एंड पे भी टॉपिक पे उसके सोर्सेज और की फंक्शंस हैं वो आपने पढ़ के आने हैं। कल हम उसे क्विकली गो थ्रू करेंगे और आगे चलेंगे। अब ये आपके पास ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेलुलोज का। ये देखो, यहां हमने 4 यूनिट्स लिए हुए हैं। एक यूनिट, 2, 3 और 4। इस तरह से आप देखते हो कि ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड्स स्ट्रेट चेन के अंदर जब अरेंज होते हैं तो आपके पास एक लंबा सा फाइबर बनता है। यहां पे भी जो अटैच करने वाला एटम है वो ऑक्सीजन ही है। बॉन्ड का नाम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है, लेकिन जरा अरेंजमेंट में फर्क होता है। कंक्लूड करते हैं अपने चैप्टर को। आई नो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा। पहले हम सेंट्रल एग्जेक्टिव वॉइस, आप लोग बताओ क्या क्वेश्चन है। सर ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हमने चूंकि हमारा एसएलओ जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में क्लासिफिकेशन का कह रहे हैं। एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, विच इज ओलिगोसैकराइड्स। तो बच्चे का क्वेश्चन है कि ये क्या चीज है। मोनोसेक्राइड हमें समझ आ गई, एक यूनिट का नाम है। जब आपके पास 2 से 10 मोनोसेक्राइड मिलते हैं ना, ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक, आप इसे ओलिगोसेक्राइड कहते हो। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसे पॉलीसेक्राइड कहें, लेकिन ये मोनोसेक्राइड भी नहीं है, तो फिर हम इसे क्या कहें? हम फिर इसे कहते हैं ये ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड में से ही एक किस्म है डाइसेक्राइड। क्यों? क्योंकि डाइसेक्राइड के पास 2 मोनोसेक्राइड है। अगर 3 हो जाएंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 हो जाएंगे तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा। ठीक है, तो 2 मोनोसेक्राइड से 10 मोनोसेक्राइड्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे ओलिगोसेक्राइड कह रहे होते हैं। जी, जेटीएन स्कूल। जिन बच्चों का क्वेश्चन नहीं है दे कैन गो फॉर द ब्रेक। सर जब मोनोसेक्राइड स्वीट ही टेस्ट होते हैं तो जब वो इतने सारे मिलके पॉलीसेक्राइड बनते हैं फिर वो स्वीट क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लेक्सिटी आ रही है। अब आप कहो कि मोनोसेक्राइड पानी में सॉल्युबल है तो पॉलीसेक्राइड क्यों नहीं है? अब इतनी केमिस्ट्री तो आपको आनी चाहिए कि आपके पास जब स्ट्रक्चर कंप्लेक्स होता जा रहा है तो उसकी वाटर के साथ बॉन्डिंग वीक हो रही है, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं रहता। यही चीज है ना सॉल्युबिलिटी, कि जब आपकी मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो पानी के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाता, आप कहते हो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। यही चीज आप देखते हो कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर स्वीटनेस होती है, लेकिन जैसे जैसे कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता जाता है उसकी वो स्वीटनेस कम होती जाती है। ओके।
लिटिल स्टार्स से हैंड रेस था। चले जी, अल्लाह हाफिज बच्चों।